नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यूपी लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश की 11th सीरीज़ हम देख रहे हैं, जिसमें हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ समस्याएँ थीं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतने दिन तक मैं आपसे कट आउट रहा। खैर, समस्याएं जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती हैं, इन पर यहाँ पर डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ही कम है, या ये सोच रहे होंगे कि ये सफिशिएंट है भी या नहीं, क्या इतने में से काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आज भी, जैसे मैं पहले कहता था वैसे ही मैं आज भी कह रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने, कुछ नए व्यूअर भी होंगे वो भी सुन लें, कि आप लोगों ने अगर ये सारी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने 1 बाय 1 सबको दी हैं, वो सारी क्लासेस अगर आपने देखी हैं, इसके अलावा ये 11वीं सीरीज़ आप देख रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपने सबने लगा ली है, ठीक है। यानी आपने सारी वीडियोस देखी हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की है वो भी आपने सारी देखी हैं। तो मैं 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं इस चीज़ को कि ये दोनों मिलाकर के आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ, जिस तरीके से कल भी आपसे कहता था उसी तरीके से आज भी कह रहा हूँ। अगर दोनों चीज़ें अगर किसी ने की हैं, एक चीज़ की नहीं कह रहा हूँ मैं, वीडियो प्लस क्वेश्चन सीरीज़, ये अगर दोनों मिला करके आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको रिवाइज कर लिया है तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार वर्तमान में सभी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर, ठीक है, PSC पर काउंसलिंग की जो दर है, रेट है, वो 14% है, जिसे वर्ष 2026 तक कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2021-30 की जो जनसंख्या नीति है उसके अनुसार पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर काउंसलिंग की दर को 14% से कितने परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, 16% तक, ठीक है। कब तक? 2026 तक का ये टारगेट रखा गया है। इसके अलावा इस प्रश्न के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है 2021-30, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे सभी PSC जो भी हैं, PSC CSC वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जितने भी PSC हैं उन पर जो काउंसलिंग की दर है वो 2030 तक 20% लाने का लक्ष्य है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी 2026 तक, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2026 तक काउंसलिंग की दर कितनी लानी है, 16% लानी है हमको 14 से, ठीक है। और 2030 तक इसको कितना लाना है, 20% तक ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रजनन दर है इसको 2026 तक 2.1% तक लाना है, 2030 तक इसको 1.9% पर लेकर के आना है। शिशु मृत्यु दर जो है उसको 2026 तक 1000 शिशुओं पर 32 और 2030 तक 22 पर लेकर के आना है, ठीक है। प्रदेश की जो औसत जीवन प्रत्याशा है उसको 2026 तक, यानी वर्तमान में अगर मान के चलें तो 64.3 है औसत जीवन प्रत्याशा जो है, इसको 2026 तक कितना ले जाना है, 66 तक ले जाना है और 2030 तक इसको 69 तक ले जाने का लक्ष्य है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो कुपोषण की दर है, ठीक है, 2026 तक इसको 17.9% पर और 2030 तक इसको 11.4% पर लाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-30 के तहत रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की जो मातृ मृत्यु दर है वो 2021-30 की जनसंख्या नीति के अनुसार 197 है। 2026 तक इसको लेकर के जाना है 150 तक और 2030 तक इसको 98 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें अगर गर्भ निरोधक अपनाने की दर की, तो वर्तमान में जो गर्भ निरोधक अपनाने की दर है वो 13.7% है। 2026 तक इसको बढ़ा करके 45% और 2030 तक इसको बढ़ा करके 52% तक लाने का लक्ष्य 2021-30 की जनसंख्या नीति के तहत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके वजन के बारे में अगर बात की जाए तो 38.5% वजन कम जो है पाया जा रहा है। 2026 एवं 30 तक इसको क्रमशः 24.5% और 14.5% पर लाने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया है, ठीक है। दूसरा अपना प्रश्न है, 18 जून 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार 5 लाख रुपए वाले
भारत भारती सम्मान, ठीक है, भारत भारती सम्मान की जो राशि प्रदान की जाती है इस सम्मान के स्वरूप, तो वो 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 2021 तक इस 5 लाख रुपए इस सम्मान के तहत दिए जाते थे। जिस व्यक्ति को भी ये पुरस्कार दिया जाता था, ये सम्मान दिया जाता था, उसको एक राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए की। 2021 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? तो इसको 8 लाख रुपए कर दिया गया था, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जो पुरस्कार होते हैं उनकी राशि बढ़ा दी गई है। जैसे अगर बात करें भारत भारती सम्मान की, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती सम्मान है ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 5 लाख रुपए का एक नया साहित्य पुरस्कार भी इस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो पुरस्कार जितने भी पुरस्कार दिए जाते थे जिनकी राशि 4 लाख रुपए हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले जितने भी पुरस्कार थे 4 लाख रुपए राशि वाले, उनकी राशि को बढ़ा करके 5 लाख, और 2 लाख रुपए वाली राशि वाले जो पुरस्कार थे उनकी राशि को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है? तो 29 ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके रिगार्डिंग। प्रदेश की 2 जिला पंचायतें, कौन कौन सी 2 जिला पंचायतें? हापुड़ और शामली, ठीक है। 4 क्षेत्र पंचायतें, कौन कौन सी क्षेत्र पंचायतें? बर्डपुर, नवाबगंज, फिरोजाबाद और चमरोल। ये 4 क्षेत्र पंचायत और 2 जिला पंचायत, और इसके साथ साथ 29 ग्राम पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम ई पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ई पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके अलावा शाहपुर, जो कि प्रतापगढ़ में एक स्थान है, शाहपुर को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। यानी शाहपुर ग्राम सभा जो है उसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 1 अप्रैल 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश का 6वां हस्तशिल्प सेवा केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? तो 6वां हस्तशिल्प सेवा केंद्र जो खुलने जा रहा है सर, वो प्रयागराज में खुलने जा रहा है, ठीक है। ये जो केंद्र है ये प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों के जितने भी हस्तशिल्पी हैं, यानी जो हाथ से शिल्प का कार्य किया जाता है, हाथ से नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके लिए एक सेंटर का कार्य करेगा। तो ये जैसा कि अभी बताया था, ये 6वां हस्तशिल्प सेवा केंद्र है। तो इससे पहले जो 5 कह सकते हैं हस्तशिल्प सेवा केंद्र थे वो कौन कौन से हैं? वो थे वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली और आगरा, ठीक है। वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली और आगरा, ये प्रथम जो 5 थे हस्तशिल्प सेवा केंद्र उनके नाम हैं। इसके अलावा जो 6वां खुला है वो आपका प्रयागराज में खुला है। अगला प्रश्न है, देश का पहला महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में कब स्टार्ट किया गया? तो 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन क्या किया गया? देश का पहला महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर प्रारंभ किया गया? कानपुर में प्रारंभ किया गया। 6वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान, ठीक है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान क्या है? इस अभियान के तहत बच्चों की शिक्षा को किससे जोड़ना है? मुख्य धारा से जोड़ना है। उनकी जो कैपेबिलिटी हैं, दक्षता हैं, उनको बढ़ाना है। इसके लिए विशेष प्रयास करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटी जो हैं वो संचालित की गई थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन 6 से 7 मार्च, मतलब 6-7 मार्च 2021 को इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव में क्या हुआ? 51 प्रकार के, और इसके अलावा रेट की अगर बात करें तो 50 रुपये की मिनिमम रेट से लेकर के 5000 रुपये किलो के गुड़ इस पूरे महोत्सव में प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा ODOP योजना के बारे में आपको पता ही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ODOP योजना के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर, ये जो 2 जिले हैं, इनका चयन गुड़ उत्पादक के रूप में किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अयोध्या और मुजफ्फरनगर हैं वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत गुड़ के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020।
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसके आंकड़े कब जारी किए गए थे? 4 मार्च 2021 को। 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के आंकड़े जारी किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इस पूरे इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को शामिल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रैंकिंग में, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में शीर्ष 25 शहर यानी टॉप जो 25 सिटीज़ हैं उनमें यूपी का कोई भी शहर शामिल नहीं है। ठीक है, इस इंडेक्स में पूरी कंट्री के 111 शहरों को शामिल किया गया था। अगर बात करें यूपी के कुछ प्रमुख शहरों की रैंकिंग के बारे में तो लखनऊ, वाराणसी और कानपुर ये क्रमशः 26, 27 और 28वें स्थान पर इस इंडेक्स में काबिज हैं। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2020 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया है वो पांडेय शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। ठीक है, पांडेय शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। आप याद रखेंगे, जो भारत भारती पुरस्कार होता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके तहत 8 लाख की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक प्रश्न आया था, इसकी जो राशि थी पहले पुरस्कार की वो 5 लाख रुपये हुआ करती थी। 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके द्वारा इसकी जो राशि को जो है वो बढ़ा दिया गया था। हिंदी संस्थान के द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए जाते रहे थे उनकी राशि को बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2019 का भारत भारती सम्मान जो था वो मुंबई की साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया था। ठीक है, ये 2020 का है, पांडेय शशि भूषण सीतांशु, और ये काफ़ी बाद में दिया गया है। ठीक है, अभी जो है इससे अगला वाला भारत भारती सम्मान है वो भी दिया नहीं गया है, अभी इसकी बात चल रही है। लगभग 1-2 महीने के बाद इसका जो है डाटा वो आएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट डाटा यही है कि पांडेय शशि भूषण सीतांशु को 2020 का भारत भारती सम्मान दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कारों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने लोहिया साहित्य सम्मान, ठीक है, लोहिया साहित्य सम्मान के लिए लखनऊ के डॉक्टर राम कठिन सिंह को, हिंदी गौरव सम्मान के लिए गाजियाबाद के भगवान सिंह को, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के लिए मुजफ्फरनगर के डॉक्टर महेंद्र मधुकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान के लिए भोपाल के डॉक्टर देवेंद्र दीपक, अवंतीबाई साहित्य सम्मान के लिए नोएडा के डॉक्टर सतीश आलोक, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान के लिए गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम का चयन हुआ है। इन सभी सम्मानों की राशि 5-5 लाख रुपए। ठीक है, जितने भी सम्मान मैंने यहाँ पे बताए आपको, इन सभी में पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत सैनी जो हैं यूपी स्टेट के जो कह सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है, आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी। हीरा ठाकुर व प्रभुनाथ चौहान, ये 2 नाम और आप याद रखेंगे, हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के 25 लोगों को सदस्य नामित किया गया है। सभी के कार्यकाल 1 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होंगे। ठीक है, किनके? सदस्यों के। ठीक है, 25 सदस्य। अब इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है उसमें 1 अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राम बाबू हरित जो है SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं। मिथिलेश कुमार और राम नरेश पासवान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के अध्यक्ष कौन है? श्रीनेत कुमार। ठीक है, श्रीनेत कुमार कौन है? 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। ठीक है, IRS अधिकारी हैं। इन्होंने पूर्व अध्यक्ष यानी इनसे पहले जो अध्यक्ष थे UPPSC के वो डॉक्टर प्रभात कुमार थे और डॉक्टर प्रभात कुमार का स्थान जो है श्रीनेत कुमार ने ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, श्री राम वन गमन मार्ग परियोजना की लंबाई कितनी है? श्री राम वन गमन मार्ग परियोजना की लंबाई है 210 किलोमीटर। इस परियोजना के अनुसार ये जो सड़क है श्री राम वन गमन मार्ग जिसको नाम दिया गया है, ये जो सड़क है ये अयोध्या से स्टार्ट होगी। अयोध्या से स्टार्ट होते हुए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर और राजापुर होते हुए कहाँ तक जाएगी? चित्रकूट जाएगी। रामायण आप सभी ने देखी होगी, सीरियल आपने देखा होगा। देखेंगे जब राम को वनवास हुआ था तो वो कहाँ से
गए थे। अयोध्या में निवास करते थे, अयोध्या के राजा थे। अयोध्या से होते हुए वो कहाँ किस किस स्थान से होकर के गए थे, उसी को श्री राम वनगमन मार्ग का नाम दिया गया है। यानी अयोध्या से वो कहाँ आए, अयोध्या से आप जाते हैं पूर्वांचल की तरफ, तो अयोध्या से निकलते हैं तो सुल्तानपुर आते हैं, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, जेठवाड़ा। जेठवाड़ा जो है एक जिला नहीं है, जेठवाड़ा प्रतापगढ़ के पास में जो है एक स्थान पड़ता है, ठीक है। तो जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर, राजापुर होते हुए इलाहाबाद के बगल से कहाँ जाएंगे, चित्रकूट तक की जो है रास्ता जो है जाएगा। इसी को श्री राम वनगमन मार्ग का नाम दिया गया है। 14वां प्रश्न है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब से लागू है? तो 13 जनवरी 2020 से लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्टार्ट है। पुलिस एक्ट के तहत 10 लाख से अधिक आबादी के जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती है, ये व्यवस्था दी गई है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी होता है, जनरली क्या होता है, जो पुलिस अधिकारी होता है किसको रिपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारी को जो है रिपोर्ट करता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो पुलिस अधिकारी होता है या पुलिस कमिश्नर होता है वो सीधे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। 15वां प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना कब तक जारी रहेगी? आप अभी चर्चा में चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ 2022 में, यानी अभी कुछ दिन बाद जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हम जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इसी के उपलक्ष्य में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत की जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है 2022 में, इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा को रवाना किया और आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। हालांकि हम 75वीं वर्षगांठ 2022 में मना रहे हैं, लेकिन जो अमृत महोत्सव योजना प्रारंभ की गई थी 2021 से स्टार्ट की गई है, 12 मार्च 2021 से, ठीक है। और प्रश्न ये था हमारा कि ये कब तक जारी रहेगी, तो ये 15 अगस्त यानी अगले साल का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा 2023 में, तब तक ये जारी रहेगी, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 से हुआ तथा यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो 4 प्रमुख स्थल हैं, जैसे काकोरी कांड आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लखनऊ में है। शहीद स्मारक जो है मेरठ में, और बलिया का भी एक शहीद स्मारक है। इसके अलावा झांसी का जो किला है, इन चारों स्थानों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में एक अवध शिल्प ग्राम है, वहाँ पर 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया था? तो ये 5 रुपये का डाक टिकट इन्होंने जारी किया था। 24 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2022 में यानी इस वर्ष हमने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75वां स्थापना दिवस इस वर्ष हमने मनाया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम पर किया गया। जैसे थीम की बारे में बात करें तो जो अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम है, उसी थीम पर जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। 71वां यानी इससे पहले वाला जो उत्तर प्रदेश दिवस था उसकी जो थीम थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा व किसान, सबका विकास सबका सम्मान। ये 71वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 2021 में जो इनोवेशन, ठीक है, इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उसमें यूपी की जो रैंक है वो 9th है। अंकों की बात की जाए तो 22.85 अंक उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में प्राप्त हुए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से स्टेट हैं? तो पहला स्थान रहा था कर्नाटका स्टेट का 42.50 अंकों के साथ, ये सर्वोच्च स्थान है। महाराष्ट्र को 38.03 अंक मिले थे, इसकी रैंक 2 है। तमिलनाडु को 37.91 अंक जो है प्राप्त हुए थे, इसकी रैंक 3 है। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग 246 फीट। अगर मीटर में बात करें तो लगभग 75 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। राष्ट्रीय ध्वज के अलावा सेल्फी पॉइंट एक जो है लोकार्पण किया गया था, सेल्फी पॉइंट का, उसका जो है नाम रखा गया था सेल्फी पॉइंट आई लव गोरखपुर, ठीक है। यह ध्वज पूरे देश में, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, उत्तर प्रदेश का तो सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन अगर पूरी कंट्री की बात की जाए
तो पूरे देश में 10वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज ये है। देश का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 360 फीट की ऊंचाई पर है, और ये जो है कहाँ पर है, अटारी बॉर्डर, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, ये पूरे देश का 10वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यूपी को प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी आवास योजना है, उसमें सबसे पहला जो है पुरस्कार दिया गया है यूपी को। कौन सा विकास प्राधिकरण प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण बन गया है? तो अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है, अयोध्या डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी जो है, वो प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण है। 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या विकास प्राधिकरण में 343 नए राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 133.67 वर्ग किलोमीटर था, और इन 343 नए राजस्व गांवों के सम्मिलित होने के बाद से इसका जो क्षेत्रफल था वो बढ़ करके 872.81 वर्ग किलोमीटर हो गया, और अब यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण बन गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जटायु आपने जैसे रामायण देखी होगी तो जटायु का नाम आपने सुना होगा, तो जटायु को हम कह सकते हैं गिद्ध। ठीक है, तो राज्य का सबसे पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये महाराजगंज जिले के भारी वैशी गांव के पास है। बाल श्रमिक विद्या योजना कब शुरू की गई थी? 12 जून 2020 को बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था बाल श्रम करने के लिए जो बच्चे विवश हैं, जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच है और मजबूरन उनको जो है बाल श्रम करना पड़ रहा है, ऐसे बच्चों को सरकार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक पढ़ाई के लिए बालकों को हर महीने 1000 रुपये देगी, और बालिकाओं को हर महीने 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ कहाँ बनाया जा रहा है? एलिवेटेड रेल पथ का मतलब समझते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम रेलवे का फ्लाईओवर। ठीक है, तो अलीगढ़ शहर से हरदुआगंज के बीच में, अलीगढ़ के पास में हरदुआगंज पड़ता है, तो अलीगढ़ शहर से हरदुआगंज के बीच में देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ बनाया जा रहा है, और ये सबसे लंबा देश का रेलवे फ्लाईओवर होगा। इसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर होगी। 2024-25 तक बनने वाले, यानी इसकी जो टाइम लिमिट निर्धारित की गई है 2024-25 तक इसको पूर्ण किया जाना है। 2024-25 तक बनने वाले इस एलिवेटेड रेलवे लाइन पर लगभग 1285 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान जताया जा रहा है। राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में। अंबेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम जो है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसका नाम कर दिया गया है। ये योजना थी ग्रामीण विकास विभाग के तहत 1991 से संचालित थी। कौन सी? अंबेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये 1991 से चल रही थी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। इसका जो नाम चेंज किया गया 11 नवंबर 2019 को, और बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना इसका नाम रख दिया गया। अब इस योजना में 2 या 2 लाख से कम आय वर्ग वाले जो भी परिवार हैं उनके सदस्यों को कर्ज देकर उनकी जो है रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम जलगांव किसे घोषित किया गया है? तो बांदा के जखनी गांव को देश का प्रथम जलगांव घोषित किया गया है। एक टर्मिनोलॉजी में शब्द आता है सिग्नेचर बिल्डिंग। तो सिग्नेचर बिल्डिंग क्या है? तो जो पुलिस महानिदेशक का कार्यालय है लखनऊ में, गोमती नगर में जो पड़ता है, उसको नाम दिया गया है सिग्नेचर बिल्डिंग। आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। 816.31 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया था, और इसका जो लोकार्पण किया गया था वो 2 सितंबर 2019 को किया गया था। तो सिग्नेचर बिल्डिंग क्या है? ये पुलिस महानिदेशक का क्या है? कार्यालय है, ठीक है। 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोकुल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो कह सकते हैं जो कि डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, गोकुल पुरस्कार या नंद बाबा पुरस्कार। इन पुरस्कारों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ योजनाओं में। तो 2021 को योगी आदित्यनाथ ने जो पुरस्कार दिए गोकुल पुरस्कार, वो किस किस को दिए? तो दुग्ध संघ, ठीक है, ये दुग्ध संघों को दिया जाता है। दुग्ध संघ लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति बेलवा मोती, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, दुग्ध संघ लखीमपुर खीरी में जो दुग्ध संघ है उसकी एक समिति है। दुग्ध संघ जो होते हैं उनकी बहुत सारी समितियां होती हैं। संघ होता है, एक यूनियन होती है समितियों की, जो दुग्ध समितियां होती हैं उनकी यूनियन होती है। एक यूनियन के अंतर्गत कई सारी दुग्ध समितियां होती हैं, ठीक है। और उन दुग्ध समितियों का क्या होता है? सदस्य होते हैं। उन दुग्ध समितियों में अलग अलग जो है सदस्य होते हैं जो कि मिल्क से जुड़े हुए कार्य करते हैं।
तो लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति है बेलवा मोती, इसके सदस्य हैं वरुण सिंह, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। और द्वितीय पुरस्कार मिला है गोरखपुर की दुग्ध समिति माहो पार्क, ठीक है, गोरखपुर की दुग्ध समिति माहो पार्क के सदस्य धीरेन्द्र सिंह को, ठीक है। तो पहला पुरस्कार मिला है वरुण सिंह को जो कि लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति से रिलेटेड है, और दूसरा पुरस्कार जो मिला है वो धीरेन्द्र सिंह को मिला है जो कि गोरखपुर की दुग्ध समिति माहो पार्क के सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंद बाबा पुरस्कार है वो दुग्ध संघ मथुरा की दुग्ध समिति भूड़ा सानी के सदस्य हरेंद्र सिंह को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2020 का विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि जो विश्व भारती पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और 20 अगस्त 2021 को यह पुरस्कार किसको दिया गया, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को ये दिया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है और इसके अंतर्गत 5,01,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 के लिए महर्षि व्यास पुरस्कार किसको दिया गया, 2020 के लिए महर्षि व्यास पुरस्कार किसको दिया गया, तो डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी से रिलेटेड हैं ये, इनको दिया गया। डॉक्टर विशन लाल गौड़ गाजियाबाद को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार तथा चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर जो कि नागपुर के हैं उनको महर्षि नारद पुरस्कार दिया गया। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड सामूहिक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला, तो युवक मंगल दल भाऊपुर चौखंडी आराजी लाइन वाराणसी इसको दिया गया, और महिला मंगल दल मरुई आराजी लाइन वाराणसी इसको दिया गया, ठीक है। तो ये सामूहिक श्रेणी में जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड हैं जो इनको दिए गए हैं। 34वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 3,11,000 रुपये और एक जो कांसा होता है या कांस्य होता है उसकी एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार 24 जनवरी 2021 को प्रदान किए गए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के अंतर्गत सामान्य वर्ग में हैंडबॉल के लिए स्वर्णिमा जायसवाल को, वुशु के लिए साक्षी चौधरी को, शूटिंग के लिए हिमानी सिंह को, और हॉकी में वंदना कटारिया और एथलेटिक्स में प्रियंका को ये जो पुरस्कार हैं वो दिए गए, ठीक है। सामान्य वर्ग में कुश्ती के लिए 2020-21 का लक्ष्मण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो गौरव बालियान को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जो प्रदान कब किए गए हैं, 2022 में, मतलब ये जो पुरस्कार है 2021 का है लेकिन 2022 में इसको प्रदान किया गया है। तो इससे सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चे कौन से हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 में ये सम्मान जो है वो दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बच्चों को दिया जाता है, तो अभिनव कुमार चौधरी सामाजिक सेवा के लिए इनको मिला है, चंधारी सिंह चौधरी इनको खेल से संबंधित विधा में ये मिला है, और जिया राय को भी ये खेल से संबंधित विधा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश के कथाकार शिवमूर्ति को यह पुरस्कार दिया गया था। इसे भी जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इफ्को द्वारा दिया जाता है और 2011 से ये निरंतर जो है वो दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में विजेता को एक प्रतीक चिन्ह मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया, तो डॉक्टर मंजरी शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान श्याम पलट पांडे को, अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर अनीता भटनागर जैन को, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान रविंद्र प्रताप सिंह को दिया गया। ये पुरस्कार भी आपको याद रखने हैं। 14 मार्च 2021 को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार जो कि 2020-21 का है, ये किसको प्रदान किया गया था, ठीक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को प्रदान किया गया। उनकी कृति के लिए, कौन सी कृति, बेगम समरू का सच, ये उनके द्वारा रचित की गई एक कृति है, इसके लिए इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड जो है वो किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। युवा कल्याण विभाग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम यूपी के प्रमुख विभागों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको युवा कल्याण विभाग के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अभी परीक्षा में जो है वो ज़्यादा समय नहीं बचा है और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप में से भाई, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि हमारे पास मटेरियल कहीं दूसरे जो है बच्चों से कम है।
देखिए, मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, कह सकते हैं 4-4 मिलियन 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं। मैंने उनके कोर्सेज भी देखे हैं। इस बीच में बहुत सारे बच्चे मुझे मिले, मेरे आसपास के जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, तो मैंने उनको देखा तो यकीन मानिए मैंने एक चीज़ उसमें नोट की, उसमें मैंने एक चीज़ महसूस की। मैंने जो चीज़ें आपको कराई हैं, यानी ये जो कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे बहुत सारे कोचिंग संस्थान, मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, एक मैं सामान्य सी कंपेयरिंग कर रहा हूँ, तुलनात्मक रूप में मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके जो पेड कोर्स हैं वो मैंने देखे। जो आप लोगों ने 4,000 3,000 5,000 रुपये में ख़रीदे होंगे, उनकी PDF ली होंगी, उनकी क्लासेस ली होंगी, लेकिन जब मैंने उनके कोर्सेज़ को देखा, मुझे अपने कोर्स के बारे में पता ही है मैंने आपको क्या दिया है और क्या पढ़ाया है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया, तो मुझे पता है मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं। लेकिन दोनों की कंपेयरिंग जब मैंने की तो ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्होंने 4,000 5,000 रुपये में इनको क्या दिया। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड की हैं वही मार्केट में 4 से 5,000 रुपये में मिल रही हैं। मैंने आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आपका कोर्स जो है पेड कोर्स से भी बेहतर है, लेकिन मैंने किसी का पेड कोर्स नहीं देखा था। मैंने तो ऐसे ही मतलब जो भी मुझे अच्छा लगा या जो भी मेरे हिसाब से सही था, जो भी चीज़ें मेरे हिसाब से बेटर हो सकती थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले काफ़ी कोचिंग्स के पेड कोर्स देखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो 4-5 हज़ार मेरी समझ से तो बेकार हैं, बेकार ही कहूँगा मैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करा सकता हूँ वो 4-5 हज़ार में मिल रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी आप में से ये ना सोचे कि मान लीजिए किसी कोचिंग से आपके किसी साथी ने पेड कोर्स लिया है तो वो आपसे ज़्यादा बेटर है, नहीं है। या आप यकीन मान करके चलें, वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे कहा था, आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि आपके पास किसी भी बच्चे से मटेरियल कम है। पूरी वीडियोस प्लस पूरी क्वेश्चंस की सीरीज, जिनको आपने बार बार अगर रिवीजन किया है तो निश्चित रूप से आप इन कोचिंग वालों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और अभी 10 दिन है, मैं आपको चीज़ें देता रहूँगा बिल्कुल भी, और वापसी हो गई है आप ये मान सकते हैं काफ़ी दिन बाद, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। आप सोचिए अगर मैं कोई भी रीज़न नहीं होता या कोई भी कारण नहीं होता, अच्छा खासा चैनल चल रहा था, अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, ग्रोथ भी हो रही है, आप लोगों के द्वारा चीज़ों को सराहा भी जा रहा है, बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा था मुझे इस चैनल पर आप लोगों के द्वारा। इसके बीच में मैं इन चीज़ों को छोड़ रहा हूं या मैं चैनल से कट आउट हो रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कोई समस्या रही होगी या कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। ठीक है, बीच बीच में अगर मुझे आलतू फालतू चीज़ें डालनी होती तो डाल देता, अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए होते तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए और वो नहीं चाहिए, मुझे बस इसको एक अच्छे लेवल पर एस्टेब्लिश करना है आने वाले समय में इस चैनल को, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा हो वो भी पढ़ सके, वो भी अच्छी एजुकेशन ले सके, वो भी सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सके। यही मेरा जो है एक लक्ष्य है इस चैनल को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी मोरल अपना डाउन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोचिंग वाले हैं उनका पता नहीं क्या दे रहे होंगे, वो कितना अच्छा मटेरियल दे रहे होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो मटेरियल आपके पास है, उसका बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।